प्रिय विद्यार्थियों, इतिहास की इस क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के एक महत्वपूर्ण शासक गयासुद्दीन बलबन की। बलबन इल्तुतमिश का दास था और इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग के विजय के समय उसे खरीदा था। बलबन ने अपनी योग्यता के आधार पर इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान के समय अमीर आकुर का पद प्राप्त किया। बलबन ने अपने आप को फिरोदौसी शाहनामा में वर्णित ईरानी आदर्शों के हिसाब से सुव्यवस्थित किया। नसरुद्दीन महमूद के समय इल्तुतमिश के सम्मी वंश का अंत हो गया और बलबनी वंश की सल्तनत पर अधिकार स्थापित हो गया। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन ने 20 वर्षों तक वजीर और 20 वर्षों तक सुल्तान के रूप में शासन संपादित किया। बलबन एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान न होते हुए भी सुल्तान का छत्र का उपयोग करता था। वो पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत विचार व्यक्त या प्रकट किए थे। बलबन भी तुर्कान चहलगानी का सदस्य था। रजिया के समय उसने अमीर शिकारा का सदस्य के रूप में भी चुना गया। बहराम शाह के समय वह अमीर आकुर के पद पर तथा अलाउद्दीन महमूद शाह के समय अमीर हाजिब तथा नसरुद्दीन महमूद के समय नायब ममलिकियात के पद पर पदस्थापित हुआ। बलबन ने अपने शासनकाल में फारसी ईरानी रीति रिवाजों पर आधारित एक उत्सव नवरोज के रूप में प्रारंभ किया। वह पहला सुल्तान था जो राजपद के देवी सिद्धांत को मानता था तथा राजा को पृथ्वी पर निभायते खुदाई अर्थात ईश्वर की छाया समझता था। उसने अपने सिक्कों पर खलीफा का नाम अंकित करवाया। बलबन ने अपने दरबार के सभी नियम और साज सज्जा ईरानी शैली के अनुसार सुव्यवस्थित करने का कार्य किया। अब हम बात करते हैं बलबन की समस्या या कठिनाई पर। बलबन जब शासक बना या सत्ता अधिग्रहण की तो उसके सामने 4 महत्वपूर्ण समस्याएं थीं। पहली थी तुर्कान चहलगानी की महत्वाकांक्षाएं। दूसरी थी सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करना। तीसरी थी मेवातियों और राजपूतों का विद्रोह और चौथी थी मंगोल आक्रमण का भय। दो प्रथम तुर्कान चहलगानी और सुल्तान की पद की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए उसने अनेकों कठोर कदमों का संपादन किया। समस्या के समाधान के लिए उसने सबसे पहले तुर्कानी चहलगानी की महत्वाकांक्षा का दमन किया। बलबन ने अपने चहलगानी के अनेकों विद्रोही अधिकारियों की हत्या करवा दी, जिसमें उसका स्वयं का भतीजा शेर खां सूकर भी सम्मिलित था। कुछ अधिकारियों को उसने दिल्ली से बाहर भेज दिया। सुल्तान की पद की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए बलबन ने मुस्लिम राजत्व का सिद्धांत स्थापित किया। वह ऐसा करने वाला प्रथम मुस्लिम सुल्तान था। उसने सुल्तान की प्रतिष्ठा के लिए जिले इलाही और नियाबत ए खुदाई जैसी उपाधियां धारण की। सुल्तान के पद को वो पैगंबर के बाद रखता था। बलबन के दरबार में शराब पीने और हंसी मजाक करने पर कठोर पाबंदी थी। उसने अपने दरबार की भव्यता को पुनः स्थापित किया और दरबारियों के मध्य शिष्टाचार के पालन पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। अमीर हाजिब को कठोरता से कदम उठाने के लिए निर्देशित किया गया। अपने दरबार में सिजदा
और पैसोब जैसी प्रथा को उसने प्रारंभ कर दिया। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त एवं लोह की नीति का भी संपादन किया। बलबन ने राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं में दृष्टिगोचर होती हैं। पहली है, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया होता है। दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। इसने शासन को ईरानी आदर्शों के रूप में कठोरता के साथ स्थापित करने का प्रयास किया। मेवाती और राजपूतों की विद्रोह का दमन। मेवाती अजमेर के आसपास क्षेत्र में निवास या विद्रोही घटनाएं संपादित करते थे। मेवाती राजपूतों की सहायता से लूट की नीति संपादित करते, जिससे सल्तनत को आर्थिक हानि होती और कानून व्यवस्था भी क्षत विक्षत हो जाती। बलबन ने इसके खिलाफ रक्त व लोह की नीति का संपादन किया। इसके लिए उसने दिल्ली और उसके आसपास के घने जंगलों को कटवा दिया और यहाँ पर 4 बड़े दुर्ग का निर्माण कराया। इन किलों पर अपने विश्वासपात्र अफगान सैनिकों को नियुक्त किया और चारों दिशाओं से मेवातियों को घेर कर क्रूरता के साथ उनका दमन कर दिया गया। बलबन ने चहलगानी को संदेश देने के लिए भी अपने कुछ अमीर जैसे मलिक बख को भी सभी के सामने 100 कोड़े लगवाए। इसी तरह मलिक हैबत खां को साधारण से अपराध पर उसने कठोर दंड दिया। इसी प्रकार बंगाल में असफल हुए अमीर मलिक तारगी और मलिक अमीन खां को भी उसने दंडित किया, जिससे लोगों के मन में भय उत्पन्न हो। इस प्रकार बंगाल अभियान में सम्मिलित सभी अधिकारियों को उसने कठोर दंड देकर सबके सामने अपने आप को क्रूर और सशक्त शासक के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। बंगाल के विद्रोह का समाधान। बलबन के समय तुर्गिल खां बंगाल का इख्तियार था और वो बलबन का दास था, लेकिन उसने अपने आप को स्वतंत्र नहीं किया बल्कि बलबन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। बलबन ने इस विद्रोह को नियंत्रित करने के लिए मलिक अमीन खां को भेजा, लेकिन वह असफल हुआ, जिस पर उसने मलिक अमीन खां को दंडित किया। इसके बाद उसने मलिक तारगी को भेजा, जो तुर्गिल से मिल गया। बलबन क्रोधित हुआ और स्वयं अभियान के लिए आगे बढ़ा। बलबन के जीवन काल का यह एकमात्र अभियान था जिसमें वह दिल्ली से बाहर गया। बलबन ने क्रूरता से विद्रोह का दमन किया। तुगरिक खां और तारगी खां और उसके वफादार सभी साथियों का उसने कत्लेआम करवा दिया। इसके बाद अपने छोटे पुत्र बुगारा खां को बंगाल का इख्तियार बनाया और उसे कठोर निर्देश दिए कि अगर उसने विद्रोह किया तो उसका भी वही हर्ष होगा जो पूर्वत विद्रोहियों का हुआ। मंगोल समस्या का समाधान। मंगोलों की समस्या के लिए बलबन ने 2 नीतियों का संपादन किया। पहली थी कूटनीति। मंगोल आक्रमण के परिणाम स्वरूप उसने उन सभी राज्यों से या मंगोल आक्रमण में नियंत्रण स्थापित करने के लिए उनसे मित्रता स्थापित करनी चाहिए। दूसरा कार्य उसने किया सैन्य प्रबंधन का। बलबन ने मंगोलों को रोकने के लिए अब अलग अलग क्षेत्रों पर दुर्ग का निर्माण कराया। लाहौर, मुल्तान और दिगपालपुर के किले पर अपने पुत्र और मोहम्मद को बड़ी सेना के साथ पद स्थापित किया। सुनाम और समाना में भटिना के दुर्ग पर अपने छोटे पुत्र बुगारा खां को स्थापित किया। इन सब के बावजूद मंगोल व्यास नदी तक का क्षेत्र जीतने में सफल हो गए। 1285 में तमर के नेतृत्व में मंगोलों ने आक्रमण किया तथा शहजादा मोहम्मद मारा गया। बलबन ने उसे शहीद आजम की उपाधि से
सम्मानित किया। बलवन संगठनकर्ता के रूप में बलवन ने सल्तनत को संगठन और सुचारू रूप से स्थापित करने का कार्य किया और उसने दीवाने आरिज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की। दीवाने वरीद नामक गुप्तचर विभाग भी स्थापित किया गया। इस तरह इन दो विभागों के माध्यम से उसने अपने राज्य को संगठित या उस राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। न्याय व्यवस्था। बलवन न्याय पर अत्यधिक बल देता था। हालांकि वो रक्त की शुद्धता जैसी नक्सलवादी नीति का या प्रशासन पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कठोर नीतियों का संपादन करता, केवल उच्च पदों पर तुर्की मुसलमानों को ही सम्मिलित किया जाता, लेकिन आम जनता के लिए वो भेदभावपूर्ण या भेदभाव रहित न्याय व्यवस्था स्थापित करता। अतः क्रूर होते हुए भी वो जनता में अत्यधिक लोकप्रिय था। बलवन के काल में जागीरों की व्यवस्था। बलवन ने उन सभी जागीरों की जांच करवाई जो भिन्न भिन्न व्यक्तियों को सैनिक सेवा के बदले दी जाती थी। जागीरों से आय इकट्ठा करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया गया और नगद धन देने का आदेश दिया गया, किंतु सैनिकों को वेतन के स्थान पर पहले की भांति भूमि प्राप्त होती रही। उसके समय में वजीर के पद का महत्व घटा और नायब जैसा कोई अधिकारी नहीं रहा, अर्थात नायब के पद को उसने समाप्त कर दिया। उसने ऐसे सैनिकों को जो सेवा योग्य नहीं थे पेंशन देकर मुक्त कर दिया। चालीसा का दमन तथा गुप्तचर विभाग की स्थापना। बलवन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाए गए चालीसा के सरदारों के दल को समाप्त कर दिया। अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए उसने एक गुप्तचर विभाग की स्थापना की और इस विभाग के माध्यम से सामंतों पर निगरानी रखने का कार्य किया गया। फिर था दीवाने आरिज विभाग की स्थापना। बलवन ने पश्चिमोत्तर सीमा पर मंगोलों के आक्रमण से रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सेना का संगठन किया और नए सैन्य विभाग दीवाने आरिज की स्थापना की गई। रो और रक्त की नीति। अपने विरोधियों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कठोर लौह व रक्त की नीति का भी उसके द्वारा अनुसरण किया गया। अब हम बात करते हैं बलवन के दरबार में उपस्थित विद्वानों की। बलवन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो ने अपना साहित्य जीवन शाहजादा मोहम्मद के संरक्षण में प्रारंभ किया था। 1286 में बलवन की मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद उसका पौत्र केकवाद उसका अधिकारी या उत्तराधिकारी बना, जो एक विलासी और कामुक व्यक्ति था। परिणाम स्वरूप संपूर्ण प्रशासन में अराजकता फैल गई। राज दरबार में अमीरों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई और अमीरों के एक गुट ने आरिजे मुमालिक मलिक फिरोज, जिसे जलालुद्दीन कहते थे, ने 1290 में गुलाम वंश का अंत कर केकवाद की हत्या कर राज्य सत्ता अधिकृत कर ली और इस तरह दिल्ली पर खिलजी वंश का साम्राज्य स्थापित हो गया। धन्यवाद प्रिय विद्यार्थियों।